हेलो एवरीवन, दिस इज द फिफ्थ एंड लास्ट लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम देखेंगे दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन यही आता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मीनिंग क्या होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी इनफीरियर मेटल के सरफेस पे एक सुपीरियर मेटल की जो एक थिन लेयर है उसको डिपॉजिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑब्वियसली। तो इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक इनफीरियर मेटल जो होता है उसकी सरफेस पे हम क्या करते हैं, एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं एक अच्छे मेटल की। तो इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं, वाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज रिक्वायर्ड। तो वही हमारा एक टॉपिक है, रीजंस फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि क्यों हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला रीजन है टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम कोरोजन। रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए आप मेटल की सरफेस पे क्या कर देते हो, एक दूसरे मेटल की लेयर डिपॉजिट कर देते हो। तो उसकी वजह से वो मेटल प्रोटेक्ट हो सकता है। तो जिस मेटल की हम लेयर डिपॉजिट करेंगे वो क्या रहेगा, एक सुपीरियर मेटल रहेगा जिसपे कोरोजन से कोई असर नहीं होता या जिसका कोरोजन नहीं होता है। उसी तरीके से एक और रीजन की अगर हम बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है अपीयरेंस, फॉर द बेटर अपीयरेंस ऑफ द मेटल्स। तो जनरली आपने देखा होगा जो ज्वेलरीज होती हैं, तो ज्वेलरीज में हम क्या करते हैं कि जैसे ब्रास होता है और उसके सरफेस पे हम गोल्ड की लेयर लगा देते हैं या फिर सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। तो गोल्ड या सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से वो क्या लगता है, बेटर लगता है। तो इस प्रोसेस का भी यूज़ है किस चीज़ में, ज्वेलरी बनाने में। तो ज्वेलरी जो होती हैं उसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ कर सकते हैं ताकि वो बेटर दिखे। तो ये दो बहुत अच्छे रीजंस हैं हमारे पास जिसके लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अगर आप इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करोगे तो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग ठीक से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जिस मेटल के सरफेस पर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मतलब जो इन्फीरियर मेटल होगा जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, उसको हमेशा रखा जाएगा कैथोड पर। अब यहां पर एक तो कंडीशन पूछी जाती हैं और पूछा जाता है कि ऐसा करना क्यों है। कि अगर यहाँ पे पूछा गया, एग्जाम में पूछा जाता है कि कैथोड पे हमेशा उस आर्टिकल को ही रखना क्यों जरूरी है, उस सब्सटेंस को ही रखना क्यों जरूरी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो उसके लिए आपके पास आंसर भी होने चाहिए। तो हम यहाँ पे रीजंस भी डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उस मेटल को आपको रखना है कहाँ पर, कैथोड पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों करना है। तो ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आपको पता है कि जो कैथोड पे प्रोसेस होता है वो होता है रिडक्शन का प्रोसेस। तो अगर हम मेटल आयंस को रिड्यूस करेंगे तो रिडक्शन कहाँ पे होगा, उसका कैथोड पे ही होगा। तो अगर कैथोड पे उसका रिडक्शन होगा तो मेटल डिपॉजिट कहाँ पे होगा, वो भी कैथोड पे ही होगा। तो जब मेटल कैथोड पे ही डिपॉजिट होगा तो जिस सब्सटेंस को हम कैथोड पे रखेंगे उसी के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होगा वो। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जिस सब्सटेंस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हमको कैथोड पे रखना पड़ेगा ताकि उसके ही ऊपर डिपोजिशन होता रहे। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है कि जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मतलब जिस मेटल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिस मेटल की आपको लेयर डिपॉजिट करनी है दूसरे मेटल पे, उस मेटल को हमेशा रखा जाएगा एनोड पे। तो जिस मेटल के ऊपर डिपोजिशन करना है उसको तो कैथोड पे रखा जाएगा, और जिस मेटल की डिपोजिटिंग करनी है, जिस मेटल को इसके ऊपर डिपोजिट करना है उसको कहाँ रखा जाएगा, एनोड पे। अब अगेन क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों करना है। तो फिर से आपको पता है कि जो एनोड पे प्रोसेस होता है वो होता है ऑक्सीडेशन का। तो एनोड पे आप जिस मेटल को रखोगे उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो अपने आयंस फॉर्म करेगा। तो ये आयंस माइग्रेट होंगे क्योंकि अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा मेटल का, मान लेते हैं यहाँ पे निकल आपने यूज किया, अगर निकल का ऑक्सीडेशन होगा तो निकल आयन फॉर्म करेगा, निकल पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, और पॉजिटिव आयन जो निकल आयन होंगे वो कहाँ मूव करेंगे, आपको पता है पॉजिटिव मेटल आयंस किस तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। तो ये तब कैथोड पे डिपॉजिट होंगे। तो इसीलिए एनोड उस मेटल का होना जरूरी है जिस मेटल से आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तीसरा पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट में
उस मेटल आयंस का होना जरूरी है या उसी मेटल का सॉल्ट होना उसको जरूरी है जिस मेटल का एनोड हो, या जिस मेटल से आप कह सकते हो कि जिस मेटल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी एग्जांपल दिया कि अगर आपको निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है या गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है या फिर सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो अगर आप निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हो तो एनोड तो निकल का होगा ही होगा, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा वो भी निकल का ही कोई सॉल्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं निकल सल्फेट। अब फिर से क्वेश्चन आता है कि निकल सल्फेट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जो निकल आयंस होंगे तो एनोड से निकल आयंस निकलेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में भी तो कुछ निकल आयंस होने चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से निकला और वही यहाँ आयन यहाँ पे जाएगा, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो पहले से ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में भी कुछ निकल आयंस होने चाहिए ताकि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होता रहे। तो उसके लिए जो सॉल्ट होना चाहिए वो भी किसका होना चाहिए, उसी मेटल का होना चाहिए जिस मेटल से आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है दूसरे मेटल के सरफेस के ऊपर। और अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपको बहुत स्लो और स्टडी करंट पास करनी पड़ेगी बहुत लंबे टाइम तक। अब यहाँ पे एक तो स्लो करंट पास करनी है, स्लो एंड स्टडी मीन्स कांस्टेंट करंट पास करनी है, और एक लंबे टाइम तक पास करनी है, शॉर्ट टाइम में ये प्रोसेस नहीं होगा। उसके रीजंस हैं, अगर आप स्लो और स्टडी करंट पास करते हो बहुत लंबे टाइम तक तो उससे जो आपको डिपोजिशन मिलेगा, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, एक तो वो इवन होगी, इवन मीन्स यूनिफॉर्म होगी, सब जगह एक जैसे होंगी, और दूसरी चीज वो स्मूथ होगी, जो सरफेस होगा वो आपको स्मूथ मिलेगा, क्योंकि वो बहुत स्लोली वो प्रोसेस होता है, तो वो सरफेस जो आपको मिलेगा उसकी वजह से वो काफी स्मूथ मिलेगा। अगर आप हाई अमाउंट ऑफ करंट पास करते हो तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस होगा बहुत फास्ट होगा, और उसकी वजह से जो आपको सरफेस मिलेगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद वो एक तो रफ मिलेगी और दूसरा अनइवन मिलेगी, कहीं पे ज़्यादा हो जाएगी कहीं पे कम हो जाएगी। तो अगर आपको स्मूथ सरफेस चाहिए और इवन डिपोजिशन चाहिए, इवन इलेक्ट्रोप्लेटिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास करनी पड़ेगी फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। और लास्ट पॉइंट जो कि हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तो हमने डिस्कस किया था कि इस प्रोसेस में जो करंट हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट क्या करती है, अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करती रहती है। तो ये हैं कंडीशंस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, तो ये कंडीशंस हमको फॉलो करनी ही करनी है। स्पेशली आप शुरू की 3 कंडीशंस को तो हमेशा ध्यान में रखोगे ही, लास्ट की 2 कंडीशंस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, लेकिन शुरू की 3 कंडीशंस को याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये याद रहीं तो आपको जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम अभी एक आध एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, वो पता रहेंगे कि हमको कैथोड पे क्या रखना है, एनोड पे क्या रखना है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, क्योंकि वो यही बताता है। पहली जो कंडीशन थी उससे हमको ये पता चलता है कि कैथोड पे क्या होगा, दूसरी कंडीशन से ये पता चलता है एनोड पे क्या होगा, और तीसरी कंडीशन से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। तो उससे ये चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगी, किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विद निकल। अगर निकल से हम किसी आर्टिकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एग्जाम्पल हमने पढ़े थे उन एग्जाम्पल्स में हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी, जो थी कि पहला, इलेक्ट्रोड्स किस चीज़ के होते हैं, कैथोड कौन से मटेरियल का होता है, एनोड कौन से मटेरियल का होता है। दूसरा जो हमने डिस्कस किया था वो था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, और तीसरा जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो क्या था कि जो रिएक्शंस होती हैं कैथोड पे और एनोड पे वो कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहला हम क्या डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोड किस चीज़ के बने होंगे। तो आपके पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड, तो आपको अभी बताया कि एनोड किस सब्सटेंस का होना चाहिए, उस सब्सटेंस का होना चाहिए जिस सब्सटेंस से डिपॉजिट करना है। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विद निकल, तो निकल से करनी है, तो निकल से करनी है तो एनोड किसका होना चाहिए, निकल का ही होना चाहिए। तो ये तो आपके लिए इजी हो गया। दूसरा पॉइंट, कैथोड, कैथोड किस चीज़ से बना होना चाहिए, तो अभी आपको बताया था कि कैथोड पे क्या होना चाहिए, कैथोड पे होना चाहिए आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिस मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वही कैथोड पे होना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि कैथोड पे क्या होना चाहिए, आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो ये 2 चीजें तो फिक्स रहेंगी।
स्पेशली कैथोड तो फिक्स रहेगा, एनोड चेंज होता रहेगा। कब चेंज होगा एनोड? जब आप दूसरे सब्सटेंस से, अगर निकल की जगह मैं यहाँ पे क्रोमियम से करता हूँ, गोल्ड से करता हूँ, सिल्वर से करता हूँ, तो फिर निकल की जगह क्रोमियम, गोल्ड या सिल्वर वही मेटल आ जाएगा जिस मेटल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, बट कैथोड पे वही आर्टिकल रखा जाएगा हमेशा जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तीसरा है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि एनोड पे निकल है, निकल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो निकल का ही कोई सॉल्ट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, निकल सल्फेट। तो निकल सल्फेट हम यूज़ करेंगे। तो आपको पता है ये जो निकल सल्फेट होगा ये क्या फॉर्म करता है, Na2+ प्लस सल्फेट आयन। अब रिएक्शंस, तीसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि रिएक्शंस एट कैथोड एंड एनोड। तो पहले देखते हैं हम रिएक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, तो कैथोड पे बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो ये निकल आयन होगा ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे एक्सेप्ट करेगा और फॉर्म करेगा निकल, और निकल मेटल डिपॉजिट हो जाएगा इसके सरफेस पे। दूसरा आता है रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होनी है यहाँ पे, तो एनोड पे आपको पता है कि जो निकल है, निकल क्या होगा, यहां से लूज करेगा मेटल एनोड से और निकल कन्वर्ट हो जाएगा Na2+, ये ऑक्सीडाइज होके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अब वो क्या हो जाएगा, निकल आयन यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आ जाएगा और ये निकल आयन फिर माइग्रेट करता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। यहाँ पे जो निकल आयंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट में, ये माइग्रेट करेंगे इस तरफ और यहाँ से निकल आयन कंटिन्यूसली निकलता जाएगा और ये प्रोसेस चलता जाएगा कंटिन्यूसली। तो इसीलिए आप एनोड पे निकल को रखेंगे। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विद सिल्वर। तो जैसे हमने पिछले केस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग की थी, इस केस में भी सेम उसी तरीके से होगा। बस डिफरेंस क्या है कि हम सिल्वर यूज़ कर रहे हैं, पिछले केस में हमने निकल यूज़ किया था। तो आपको वही 3 चीज़ें याद रखनी है कि इलेक्ट्रोड्स, देन इलेक्ट्रोलाइट और रिएक्शन एट कैथोड एंड एनोड। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कैथोड की। तो आपको एक चीज़ तो हमेशा ही याद रखनी है कि कैथोड किस चीज़ का होगा, कैथोड पे हम उस आर्टिकल को रखेंगे जिसके ऊपर हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो एट कैथोड यू विल कीप आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस आर्टिकल के ऊपर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो हमेशा कैथोड पे ही रहेगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक चीज़ तो फिक्स है। देन एनोड भी फिक्स है। एनोड किस चीज़ का होगा, एनोड उस मेटल का होगा जिस मेटल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मतलब जिस मेटल की लेयर आर्टिकल के ऊपर आपको डिपॉजिट करनी है। तो यहाँ पे कौन है वो मेटल, सिल्वर। यहाँ से आप सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। तो सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर आप करोगे तो एनोड किस चीज़ का होगा, सिल्वर का होगा, तब सिल्वर की ही लेयर उसके ऊपर आएगी। देन तीसरी चीज़ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको बोला था कि इलेक्ट्रोलाइट उस मेटल के ही किसी सॉल्ट का होना चाहिए ताकि उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में उसके आयंस आएँ। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे सिल्वर आयंस यहाँ से आपको मिल जाएंगे। देन आपको पता है कि जो सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड होगा यहाँ पे NaAgCN होल ट्वाइस, ये डिपॉजिट होगा Na+ देन Ag+ प्लस 2Cn- आयंस में। तो इसमें ये डिपॉजिट होगा। तो इस तरीके से आपको ये सब्सटेंस मिलेगा। अब आपके पास एक और चीज़ आती है कि जो रिएक्शन होगी कैथोड और एनोड पे वो क्या क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास Na+ आयन भी और सिल्वर आयन भी है। तो सोडियम और सिल्वर आयन में ज़्यादा इजीली कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी रिड्यूस होने की, आपको पता है, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी है तो वहाँ पे सिल्वर बहुत नीचे आता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो इसका मतलब सिल्वर की जो टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो किसका रिडक्शन होगा यहाँ पे, सिल्वर आयन का। तो सिल्वर आयन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फॉर्म करेगा सिल्वर मेटल। तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे सिल्वर हमारे पास है तो सिल्वर क्या करेगा एनोड पे,
सिल्वर होगा ऑक्सीडाइज और फॉर्म करेगा सिल्वर आयन। तो यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस चल रहा है वो क्या चल रहा है, एनोड से हमारे पास सिल्वर आयन फॉर्म होगा, क्योंकि एनोड पे क्या है, सिल्वर मेटल है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सिल्वर आयन फॉर्म करेगा, सॉल्यूशन में आएगा, और ये सिल्वर आयंस तब किस तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। और जब ये सिल्वर आयन कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे सिल्वर मेटल जो होगा इलेक्ट्रॉन गेन करके वो बन जाएगा सिल्वर मेटल और वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। तो ये आपका एक तरीका है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो आपको एक चीज़ पता चल रही है यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है वो सबके लिए सेम है। आपको यहाँ पे बहुत कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैथोड का ऑलरेडी पता है, एनोड उसी मेटल का होगा जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। सिर्फ आपको एक इलेक्ट्रोलाइट का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ करना है हमें। इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल के किसी सॉल्ट का होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम यहाँ पे AgNO3 यूज़ कर सकते हैं, और एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि हम AgNO3 क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि AgNO3 भी क्या करेगा, Ag प्लस NO3 माइनस आयंस फॉर्म करेगा, तो हम AgNO3 भी यूज़ कर सकते हैं। AgNO3 क्यों नहीं यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली आपको पता है कि जो सिल्वर की लेयर हम डिपॉजिट करते हैं वो बहुत थिन लेयर होती है और आपको एक यूनिफॉर्म और स्मूथ लेयर चाहिए होती है। अब आपको अभी मैंने कंडीशंस बताई थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कि आपको जितनी यूनिफॉर्म और स्मूथ लेयर चाहिए होगी उसके लिए आपको एक स्लो करंट पास करना होगा। जो करंट होता है वो बहुत कम होगा और काफ़ी लंबे टाइम के लिए आपको वो करंट पास करनी होती है। तो अगर यहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो जो डिपोजिशन होगा वो इवन नहीं होगा, मीन्स यूनिफॉर्म नहीं होगा, और नहीं वो स्मूथ होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, करंट कम पास करते हैं। अब अगर यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं तो आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट क्या बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे सिल्वर आयंस जो है बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा सिल्वर आयंस होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो डिपोजिशन होगा किसका, सिल्वर मेटल का, किसके, कैथोड के सरफेस पे, आर्टिकल के सरफेस पे, वो क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। और अगर फास्ट होगा तो आपको एक इवन और स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगी, आपको रफ सरफेस मिलेगी और अनइवन सरफेस मिलेगी, या रफ और अनइवन लेयर मिलेगी सिल्वर की, जो कि आपको नहीं चाहिए। आपको एक स्मूथ लेयर चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो डिपोजिशन है सिल्वर का वो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो क्या हो, बहुत स्लोली हो। और वो स्लोली कब होगा, जब आप कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे जिसमें जो सिल्वर आयन है बहुत स्लोली पास कर रहे हों उस पर्टिकुलर कैथोड की तरफ, उस पर्टिकुलर आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे इसीलिए हम सिल्वर नाइट्रेट नहीं यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट हम यूज़ करते हैं सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपके पास इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगेन क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मीनिंग क्या होता है। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, इलेक्ट्रो और रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को प्योरीफाई करना, और यहाँ पे हम किसकी रिफाइनिंग कर रहे हैं, मेटल्स की। तो मेटल्स को प्योरीफाई हम यहाँ पे करते हैं, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज नोन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये है कि हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते कैसे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ रूल्स ध्यान में रखने हैं, वही चीज़, इलेक्ट्रोड्स, देन आपको इलेक्ट्रोलाइट, और देन आपकी रिएक्शंस क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ, अगर कॉपर एक एग्जांपल है, कॉपर की जगह आप अगर किसी दूसरे मेटल का कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सेम ही होगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एनोड क्या होगा, एनोड जिस मेटल को आपको प्योरीफाई करना है, मतलब इम्प्योर मेटल जो होगा उसको आप रखोगे एनोड पे। मतलब यहाँ पे अगर मैं कॉपर को कर रहा हूँ तो इम्प्योर कॉपर जो होगा मेरे पास, जिसको मुझे प्योरीफाई करना है, क्रूड कॉपर जो होगा उसको यहाँ पे रखना है एनोड पे। उसी तरीके से कैथोड, कैथोड पे क्या रखना है, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, जो प्योर मेटल आपके पास है। अगर आपके पास कॉपर है, प्योर कॉपर है, तो उसको हम रख देंगे कहाँ पे, कैथोड पे। तो यहाँ पे एक थिन स्ट्रिप रखनी है प्योर मेटल की। यहाँ पे कॉपर है तो यहाँ पे कॉपर की एक थिन स्ट्रिप आप यूज़ करोगे कैथोड पे। तीसरी चीज़ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जिस मेटल को आपको प्योरीफाई करना है उसी का कोई सॉल्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट आपको पता है Cu2+ और SO4 2- आयन फॉर्म करता है। अब
इस प्रोसेस में देखिए होता क्या है, क्योंकि आपके लिए प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी मेटल हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, आप किसी दूसरे मेटल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपर है, तो कॉपर क्या होगा, जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एनोड पे जो ये कॉपर होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज होगा और फॉर्म करेगा Cu2+ आयंस, और जो कैथोड पे रिएक्शन होगी, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी कि ये जो Cu2+ आयंस होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पे। तो बेसिकली देखिए प्रोसेस क्या हो रहा है, कॉपर यहां से लिबरेट हो रहा है, फॉर्म कर रहा है कॉपर आयन, तो कॉपर यहाँ से लिबरेट होगा कॉपर आयन की फॉर्म में, कॉपर आयन फॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर आयन फॉर्म करेगा। अब ये जो कॉपर आयन है ये माइग्रेट करेंगे किसकी तरफ, इस कैथोड की तरफ, जो कि एक थिन स्ट्रिप है प्योर कॉपर की। तो इसीलिए यहाँ पे प्योर कॉपर बहुत थोड़ा सा रखना जरूरी है हमारे लिए। और ये प्योर कॉपर जो होगा इसके ऊपर ये कॉपर की लेयर डिपॉजिट होती जाएगी, तो यहाँ से कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होते जाएगा, कॉपर आयन फॉर्म करेगा और फिर ये कॉपर आयन इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। तो धीरे धीरे जो लेयर है, ये जो आपका इम्प्योर कॉपर ब्लॉक है, वो धीरे धीरे वहाँ से कॉपर निकलता जाएगा और कैथोड की तरफ मूव करता जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इम्प्योरिटी कैसे रिमूव होंगी। तो इसमें जो इम्प्योरिटी होंगी, क्योंकि कॉपर आयन तो धीरे धीरे रिमूव होते रहेंगे, तो जो इम्प्योरिटी होंगी, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो कॉपर आयंस ही माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ, बाकी कुछ और तो माइग्रेट करेगा नहीं। तो जो इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या होंगी, एनोड के नीचे जमा हो जाती हैं, और इस इम्प्योरिटी को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है एनोड मड। तो एनोड मड क्या होती है, जिस इम्प्योरिटी को हमको रिमूव करना था वो नीचे डिपॉजिट हो जाती है, क्योंकि उसका तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस तो केवल कॉपर का होगा, और इसी वजह से वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो इसीलिए इसको हम एनोड मड भी बोलते हैं, क्योंकि ये सब कहाँ से निकलता है, एनोड से निकलता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। एक और एप्लीकेशन है हमारे पास किसका, इलेक्ट्रोलिसिस का, थर्ड, और वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स को भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक्सट्रैक्शन मेटल्स का भी हम करते हैं किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से। जैसे कि आप सोडियम क्लोराइड, मॉल्टन सोडियम क्लोराइड से सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपने वहाँ पे प्रोसेस देखा है, जैसे हम मॉल्टन लेड क्लोराइड से लेड को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा था कि मॉल्टन लेड क्लोराइड से जो लेड होता है वो कैथोड की तरफ जाता है, और जो क्लोरीन होता है वो एनोड की तरफ जाएगा। या आप लेड ब्रोमाइड का हमने एक एग्जांपल देखा था, तो वहाँ पे भी आपने देखा था कि लेड जो होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि वो Pb2+ आयन की फॉर्म में होगा। तो उसी तरीके से अगर मेरे पास मॉल्टन NaCl है, तो आपको पता है मॉल्टन NaCl जो है वो Na+ और Cl- आयंस फॉर्म करेगा। यहाँ पे मॉल्टन लेना है, यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे आपके पास एक ही तरीके के पॉजिटिव आयन है, Na+, और नेगेटिव आयन भी एक ही तरीके के हैं, वो है Cl-। तो यहाँ पे क्या होगा, Na+ आयन, क्योंकि पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव आयन जाएंगे कैथोड की तरफ, तो वहाँ पे कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट होता जाएगा, और आप इजीली उस सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लोगे फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।